बच्चों, आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखेंगे, समझेंगे और भारतीय इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहली बार देखा गया था कि इतने बड़े लेवल पे आंदोलन के बाद सरकार स्वयं हमारे आंदोलनकारियों के सामने एक संधि करता है, एक समझौता करता है। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला था कि सरकार जो शासन में है, वह आकर एक आंदोलन करने वाले गुलाम देश के आंदोलन करने वाले लोगों से किसी मुद्दे पे लेके आपस में आपसी गपशप के लिए एक अपने कुर्सी के सामने एक कुर्सी रखकर बराबरी के साथ एक समझौता की घटना दिखती है। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दिखता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। और बीपीएससी टीआरई 4.0 का बात करूं तो लगातार क्वेश्चन बने हैं। देखो, मेरा टारगेट है कि मुझे आपको इतिहास में ज्ञानी नहीं बनाना है, मुझे उतना पढ़ाना है जितना आपका बीपीएससी पूछता है और जिससे आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ। बीपीएससी में जो क्वेश्चन है उतना आप बना लो, बस उतना ही जानना है आप लोगों को। मैं आप लोग शायद मेरा प्लेलिस्ट देख रहे होंगे। प्लेलिस्ट में मैं उसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आप लोगों को चाहिए। और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ खींच रहा हूँ। देखो, ध्यान से देखो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो और जाकर क्वेश्चन बैंक उठा कर देखो बीपीएससी क्वेश्चन क्या पूछा है। अब फिर देखो क्या सर ने पढ़ाया है, इससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तब तुमको समझ में आएगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। देखो, बात को समझो। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है तो इसको पढ़ाने से पहले इसके बैकग्राउंड को मैं समझाऊंगा कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की परिस्थितियां क्या बनी, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन बताऊंगा। इतना तुम जान लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ डेट याद करना नहीं, मेरा टारगेट है आपको कंसेप्ट बिल्ड भी करना। अगर कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा तो शायद आप ठीक से नहीं समझ पाओगे। इसलिए कंसेप्ट बिल्ड के साथ साथ आपको नॉलेज भी होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्ड भी होना चाहिए और कुछ फैक्चुअल डाटा भी आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग लेट नहीं करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक और बढ़ते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप हल्का बहुत तो बहुत पहले से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बढ़िया से और फिर से एक रिमाइंड के साथ अपना माइंड सेट को चेंज करते हुए एक अलग तरीका से पढ़ा रहा हूँ। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है। कब? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? तो 1930 में। 1930 से लगभग 1934 सभी आंदोलन चलता है। कब? 1934 तक। लेकिन ध्यान रखना, ये दो फेज का आंदोलन है। प्रथम फेज, द्वितीय फेज। प्रथम फेज में 1930 से लेकर 1932 तक देखने को मिलता है, और फिर 1932 से लेकर 1934 तक देखने को मिलता है आंदोलन। आखिर दो फेज का आंदोलन क्यों हुआ और आंदोलन से क्या कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, इस सभी बातों को समझने से पहले हमको साइमन कमीशन के बारे में समझना होगा। देखो, मैं बहुत जल्द साइमन कमीशन पढ़ा दूंगा आपको, कुछ नेहरू रिपोर्ट के बारे में समझा दूंगा और फिर मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आऊँगा। 1919 में भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया था। 1919, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। 1919 में आया था और इसको भारत सरकार अधिनियम भी 1919 के नाम से जानता है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में 1919 का अधिनियम आया और इसमें कहा गया था कि 10 साल बाद हम देखेंगे कि भारतीयों को स्वराज्य दिया जाए कि नहीं, मतलब भारतीयों को शासन उनके हाथ में सौंपा जाए कि नहीं। क्या भारतीय उस लायक हुए हैं कि हम उनको गद्दी दे दें कि तुम अपने शासन तुम खुद करो, या हमारे माध्यम से, कंपनी के माध्यम से ही शासन होगा। वहाँ के जो ब्रिटेन की रानी थी, वहाँ की सरकार था, क्या उसके माध्यम से ही शासन होगा। इन बातों को देखने के लिए, समझने के लिए, इन्हीं बातों को देखने के लिए 1927 में, इन्हीं बातों को समझने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन कहाँ होता है? ध्यान रखना, साइमन कमीशन का गठन 1927 में, साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में होता है। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर साइमन कमीशन का गठन हुआ तो हुआ कहाँ? ब्रिटेन में हुआ। कब हुआ? 8 नवंबर, डेट भी याद रखना, 8 नवंबर 1927 साइमन कमीशन का गठन हुआ। देखो ध्यान से, साइमन कमीशन भारत कब आया और साइमन कमीशन का गठन कब, दोनों बातों में बहुत अंतर है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में होता है, लेकिन साइमन कमीशन भारत भारत में पहुंचता है कब? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। ध्यान रखना, जो साइमन कमीशन है वो भारत कब पहुंचता है? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है। ध्यान रखना, कब? 3 फरवरी 1903 फेब 1928। सारे बातों को नोट करना क्योंकि फैक्चुअल डाटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। साइमन कमीशन गठन कब हुआ? साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया था। इतना क्लियर हो गया तुम लोगों के दिमाग में कि साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन क्यों आया था?
हमारे देश के जो प्रशासनिक सुधार के लिए आया था, हमारे देश में सत्ता हस्तांतरण के लिए आया था कि हम तो देखे तो भारत के लोग क्या सत्ता संभालने के लायक है। चलो एक बात बताओ, तुम लोगों से हम 5 बच्चों को बुलाए हैं और 5 बच्चों को हम टेस्ट लेना है, और 5 बच्चों को टेस्ट लेना है और देखना है कि तुम इस ये काम कर सकते हो। देखो, तुम 10 बच्चे हो, तुम लोग क्लास में 10 बच्चे हो, पहले तुम समझो। जैसे मान लो तुम क्लास में 10 लोग हो, क्लास में कितने लोग हो? 10 लोग हो, 10 लोग। और इसी 10 लोगों में से मुझे एक लोग को यहाँ का क्लास का मॉनिटर चूज करना, मॉनिटर, ठीक है। और मैं तुम लोग को चुनाव करने के लिए कहीं और से 5 बच्चों को बुलाता हूँ, 7 बच्चों को, कहीं और से मैं 7 बच्चों को बुलाता हूँ और 7 बच्चों को बुलाकर और टेस्ट लेता हूँ और कहता हूँ कि इसके हिसाब से मैं तय करूँगा क्या तुम मॉनिटर बन सकते हो। तो एक बात बताओ, जब मॉनिटर मुझे बनाना है तो मुझे यहाँ होना जरूरी है ना, मेरा टेस्ट लोगे ना कि इन अलग बच्चों को टेस्ट लोगे। यही हाल साइमन कमीशन में होता। देखो, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटेन के थे, सातों के सातों गोरे थे, सातों के सातों फिरंगी थे। और यह 7 आकर भारत में देख रहे थे क्या भारत के लोग शासन कर पाएगा, क्या भारत में शासन देना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या भारत के लोग उस योग्य हैं कि नहीं उनको शासन सौंपा जाए। एक बात बताओ, अगर तुम भारत के लोग को नहीं, भारत के अगर तुम्हारे कमेटी में, तुम्हारे कमीशन में अगर भारत के लोग ही नहीं है तो तुम क्या पक्ष देखोगे भारत का। तो अगर कोई कमेटी में कोई सदस्य अगर 5-7 में से अगर 2 भी 3 भी भारतीय होते तो समझ आता है कि भारतीय अपना पक्ष रखे होंगे, रखते हैं कि हम सक्षम है बनाने में। लेकिन साइमन कमीशन में सातों के साथ ब्रिटिश थे, आकर खुद मिलजुल कर गपशप करके आकर बैठे, हाल चाल पूछे और फिर बोल रहे हैं कि नहीं, भारतीय उस लायक नहीं है कि हम इनको सत्ता सौंप दें। इसी के खिलाफ नेहरू उठे, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू, बहुत बड़े नेता थे, विद्वान थे, एक वकील भी थे। वह खड़ा हो गए, बोल रहे हैं कि हम तुम्हें अपने शासन की, मैं बताता हूँ कि मैं भी शासन चला सकता हूँ, तुम अधिकार दो मुझे। और इसके लिए नेहरू ने अपने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू ने 11 सूत्रीय मांग रखी और नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, कहा कि हम शासन चला सकते हैं, हमें तुम डोमिनियन स्टेटस दो। डोमिनियन का मतलब होता है, और स्पष्ट नेहरू ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस दो। और डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन का मतलब होता है कि तुम्हारे अधीन हम शासन करेंगे, लेकिन शासन मैं करूंगा। तुमको राजा मानूंगा, ब्रिटेन की महारानी को विक्टोरिया मानूंगा, लेकिन शासन तुम्हारे अधीन मैं करूंगा, तुम मुझे मौका तो दो। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट की जो 11 सूत्रीय मांग थी, 11 सूत्रीय मांग थी, 11 सूत्रीय मांग को खारिज कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया, 11 सूत्रीय मांग को अस्वीकार कर दिया। इन्हीं मांगों को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, 11 सूत्रीय मांगों को ठुकरा दिया कि मैं तुम्हें डोमिनियन नहीं दूंगा। अब देखो मामला क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी की मांगे थी, उसमें बहुत सारे मांगे की गई थी नेहरू रिपोर्ट में कि डोमिनियन दे दो, तुम्हारा बहुत सारा टैक्सेशन कम कर दो, बहुत सारा ऐसी मांगे थी जो भारतीय देश की हमारे हित में थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। अब देखो, अब बात आता है कि इसके बाद 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तय होता है कि हम 26 जनवरी 1930 में एक स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि अब मुझे स्वतंत्र होना है, अब इसके गुलामी नहीं सहना है। और नेहरू लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन था, ध्यान रखना, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में यह अधिवेशन होती है। मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखना, क्लियर कट। कब होता है? 31 लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। और कहा जाता है कि मतलब 31 दिसंबर, ध्यान रखना, 31 दिसंबर 1929 तय होता है कि 26 जनवरी को हम 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, बात ये है कि जो भारत में अंग्रेजों ने बात नहीं मानी, नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी, लाहौर में संकल्प लिया गया कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इन सब परिस्थितियों के बीच में, और दूसरी ओर हमारे जो नमक कानून थे बहुत बड़े स्तर पर हो गए थे, भूमि कर, औद्योगिक नीतियों में भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, क्योंकि उनका जो अंग्रेजों ने जो शोषणकारी नीति बनाई थी उसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। नमक बनाने पर भी टैक्सेशन था, भूमि पर भी टैक्सेशन था, हर जगह टैक्सेशन था, इसकी वजह से बहुत परेशान थे। इसको देखते हुए एक व्यक्ति इस पूरे पूरे माजरा को समझकर और उभर के सामने आता है। कौन? गांधी।
गांधी जी को जो लोग आज गांधी जी को गाली देते हैं, उनको गांधी के बारे में पहले समझना चाहिए कि कैसे सबको, जब सब कोई बिखर रहा था, जब सब कोई नेहरू रिपोर्ट खारिज था, जब नेहरू की 14 सूत्रीय मांग, जब नेहरू की 14 सूत्रीय जब नेहरू की 14 सूत्रीय मांग जब खारिज हो गई थी, जब जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज्य की बात किया था, स्वराज्य की बात जवाहरलाल नेहरू स्वराज्य की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक एक बड़ा सा आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं कर पाया था। उसी टाइम गांधी जी उभर के सामने आते हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देखो अब एक आंदोलन तो स्टार्ट करना पड़ेगा, और आंदोलन स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ मांगों को कुछ मांगों को कुछ मांगों को हमें कुछ मांगों को ब्रिटेन के सामने रखना होगा। और जैसे हम कुछ मांग रखेंगे, अगर मांग स्वीकार हो गया तो ठीक है, अगर नहीं स्वीकार होता है तो फिर हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। कि ऐसे आंख मूंद का आंदोलन शुरू करना सही नहीं रहेगा। और जो वही 11 सूत्रीय मांग, वही जो मांग थी 11 सूत्रीय, जो वही मांग थी 11 सूत्रीय मांग थी, इसी 11 सूत्रीय मांगों को इसी 11 सूत्रीय मांगों को लाकर उस टाइम के जो गवर्नर जनरल था उसके सामने प्रस्तुत किया गया, उसके सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया कि तुम ये मांग स्वीकार कर लो। और जिसमें बहुत सारा मांग थे 11 सूत्रीय मांगों में। मैं आपको बता रहा था ना, जैसे गांधी जी ने जो प्रस्ताव रखा 11 सूत्रीय मांगों को प्रस्तुत किया गया 11 सूत्रीय मांग, और इसमें कहा गया था कि तुम नमक कानून को कम कर दो, तुम टैक्सेशन को कम कर दो, भारतीय उद्योगों का, कपड़ा उद्योग को संरक्षण करो, नमक कानून को कम कर दो। बहुत सारे कहा गया था कि तुम जितना सैन्य पे जो खर्चा कर रहे हो, अपने सैन्य पे खर्चा को 50% कर दो, लग्जरियस जीवन को कम कर दो, क्योंकि हमारा तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो। और 11 सूत्रीय मांग तो खारिज हो ही गया। और लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को पत्र लिखा और मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें मांग अगर नहीं मानोगे, क्योंकि मांग की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। मांग की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी, और साइमन गोबे का नारा लगा था, क्योंकि साइमन ने तो नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, और उस रिपोर्ट के माध्यम से या कुछ मांगों को और मिला के 11 सूत्रीय मांग को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन 11 सूत्रीय मांग जैसे ही खारिज हुआ, वैसे ही बड़ा लेवल पर सत्याग्रह की शुरुआत होती है। भारत के जन हर लोगों से जुड़ा सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और गांधी जी ने बोल दिया था कि सत्याग्रह हमको आज़ादी दिलाएगा, हम आज़ादी लेंगे। और इसके लिए उन्होंने दांडी मार्च की रास्ता अपनाई। दांडी मार्च, उन्होंने कहा कि जैसे 11 सूत्रीय मांग थी ना, तो 11 सूत्रीय मांगों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नमक कर था, उस कर को तुम लोग कम कर दो। लेकिन नमक कर को समाप्त करने की बात की गई थी। तो गांधी जी ने कहा कि हम नमक कानून तोड़ेंगे, हम खुद नमक बनाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ जाके हम खुद नमक बनाएंगे और नमक तोड़कर हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसी को कहते हैं हम दांडी मार्च और नमक कानून का उल्लंघन और फिर से आंदोलन की शुरुआत। बात ये होती है कि गांधी जी अपने जो उस टाइम साबरमती आश्रम थे, गुजरात में थे, और उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। आई थिंक उन्होंने 12 मार्च को वहाँ से रन किया, और 5 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुँचे। गांधी जी 12 मार्च को चलते हैं, कहाँ से? साबरमती आश्रम से 12 मार्च को चलते हैं, और 5 अप्रैल को वो कहाँ पहुँचते हैं? तो दांडी के तट पर पहुँचते हैं। कहाँ? दांडी के तट पर पहुँचते हैं। और वहाँ पे पहुँच के 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया? 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। देखो, 12 मार्च से 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा की उन्होंने। यात्रा में पूरे 24 दिन लगे, 385 किलोमीटर की दूरी तय की, और 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र का नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है। देखो, लगातार क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी कितने किलोमीटर सफर किए, गांधी जी कितने दिन लगा उनको पहुंचने में, गांधी जी कब चले, दांडी की शुरुआत कब हुई, दांडी की शुरुआत कहाँ हुई, तमाम क्वेश्चन से बनता रहता है। इसलिए मैं तुमको फैक्चुअल डाटा भी कवर करा रहा हूँ, यहाँ से तुम कवर करोगे, गांधी जी की विचारधारा को समझो, ठीक है। और गांधी जी जो निकले थे
शायद आई थिंक ये भी याद रखना कि 78 गांधी जी जब साबरमती आश्रम से निकले 78 अनुयायी उनके साथ थे। 78 अनुयायियों के साथ निकले थे गांधी जी वहाँ से, 78 लोग उनके साथ थे दांडी मार्च में। तो जो सारे क्वेश्चन जो है ना फैक्चुअल डाटा यहीं से बनता है कि कितने अनुयायी मतलब उनके चेला, गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे। अनुयायी मतलब तुमको जो मानने वाले, तुम्हारे चेला, तुम गुरु हो, वो भी उनके साथ थे। तो देखो दांडी मार्च होता है और दांडी मार्च के बाद से आंदोलन की शुरुआत होती है और प्रथम फेज का आंदोलन 1930 से 31 तक चलता है। बहिष्कार होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, हम अंग्रेजों के खिलाफ जाते हैं। लेकिन देखो कहीं भी हिंसा नहीं दिखता, अहिंसा के राह पे है। हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं, अंग्रेजों को बहिष्कार करते हैं, जैसे शिक्षा में बहिष्कार, जैसे तुम्हारे रोजगार से बहिष्कार, तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुम्हारा स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे स्वदेशी की बात होती है, अपना विश्वविद्यालय खुलता है। जैसे असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन में हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चाहे स्वदेशी आंदोलन था, उसी पीढ़ी का अगला आंदोलन था दांडी मार्च था। तमाम चीज़ें होती हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बात होती है और इसी को घटना को देखते हुए और देखो यहाँ गांधी जी और 1930-31 में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? ब्रिटेन में भारतीय प्रतिनिधि को बुलाकर वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन कराया जाता। गोलमेज सम्मेलन का मतलब था कि गोलमेज 1930 से 31 में गोलमेज सम्मेलन का मतलब था कि भारतीयों को बुलाओ। ये गोलमेज का मतलब होता है कि राउंड टेबल मीटिंग, इसको राउंड टेबल भी कहते हैं, गोलमेज भी कहते हैं। तो राउंड टेबल मीटिंग का था ब्रिटेन में कि भारतीय प्रतिनिधि को बुलाओ और उनसे बात करो, वहाँ पर शांति स्थापित करो। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में देखा गया था कि कैसे स्थितियाँ गड़बड़ा गई थी और हो सकता है भविष्य में दूसरा विश्व युद्ध है और भारतीयों को मिलाकर चलना था, उनको कुछ अधिकार देना था, कुछ अधिकार से उनको वंचित भी करना था। ये अंग्रेजों के माइंड में था कि कुछ देकर लॉलीपॉप पकड़ा कर और फिर उनसे थोड़ा समर्थन ले लो। इसी के लिए कुछ गोलमेज चल रहा था। उसी को देखते हुए वहाँ पे यहाँ पे विरोध प्रदर्शनी पूरा विश्व देख रहा था कि कैसे भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको देखते हुए विरोध प्रदर्शनी हो रहा था। इसी को देखते हुए ब्रिटेन में जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था वहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया, कांग्रेस को आमंत्रित किया गया और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन को में जाने के लिए मतलब मनाने के लिए कि गांधी जी आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए, इसलिए गांधी या इरविन समझौता होता है। इरविन गांधी को बुलाता है और गांधी को बुलाकर कहता है, मार्च 1931 की बात है, मार्च 1931 में, कब? मार्च 1901, ध्यान रखना 1 साल हो गया था आंदोलन का स्टार्ट हुए। मार्च 1931 में इरविन था, वो गांधी को बुलाता है, कहता है कि देखो आप आंदोलन बंद कर दो, मैं तुम्हें कुछ प्रस्ताव रखता हूँ, तुम्हारा कुछ बात मानता हूँ और मैं तुम्हारी जो बातें हैं तुम मन बात बताओ और लेकिन ये आंदोलन बंद करो और तुम राउंड टेबल में जाओ यार, राउंड टेबल में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करो और दिखाओ कि वैश्विक लेवल पर दिखाओ कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। गांधी जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यहाँ पर आंदोलन को स्थगित कर दिया और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन गए, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में भेदभाव की वजह से गोलमेज सम्मेलन में आधा अटेंड किए छोड़ के चले गए, सफल नहीं हो पाया गोलमेज सम्मेलन क्योंकि कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जो गांधी को स्वीकार नहीं थे और गोलमेज सम्मेलन अधूरा रह गया। लेकिन ध्यान रखना भारत की ओर से मात्र एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी, सिर्फ कांग्रेस के प्रतिनिधि, भारत में नहीं, सिर्फ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1931 में हुआ था, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इसी टाइम कहा जाता है कि गांधी जी को अगर मौका मिलता तो सुभाष चंद्र बोस शायद भगत सिंह को शायद बचा पाते, लेकिन वो दूसरी मैटर है कि भगत सिंह को यहाँ पे उनके प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं था कि वो भगत सिंह को बचाएं, इसलिए गांधी जी जब यहाँ से आए उस वक्त काला झंडा दिखाया गया, बहुत सारे ऐसे नारे लगाए गए। लेकिन ध्यान रखो गांधी जी की अलग विचारधारा, अलग मानसिकता थी, किसी हम और विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग को उस पर बात करना ठीक नहीं होगा। और गांधी जी ने यहाँ पे कुछ बातें रखी, जैसे नमक कानून को समाप्त कर दो, टैक्सेशन को कम कर दो, तुम्हारे जो सैन्य खर्चा उसको कम कर दो, भारतीय उद्योगों को संरक्षण को, बहुत सारे मांगे अंग्रेजों ने माना और गांधी जी की इरविन समझौता और आंदोलन की समाप्ति, फर्स्ट फेज की समाप्ति होती है। लेकिन गांधी जी वहाँ से लौटते हैं, उसके बाद से सेकेंड फेज के आंदोलन में शुरुआत होता है क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे आंदोलन यहाँ भी कमजोर पड़ गया, आगे चल के 1932 से 34 तक आंदोलन हुआ। लेकिन आंदोलन देखो, एक बार आंदोलन कमजोर पड़ जाता है तो उसके बाद से आंदोलन को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है और अंततः 1934 तक आंदोलन को समाप्त होना पड़ा। 1934 आंदोलन समाप्त हो गया, उसके बाद से आंदोलन का वह रूप नहीं दिखा जो 1930, 31, 32 तक दिखा था। और दांडी मार्च गुजरात में भी हुआ, नमक सत्याग्रह का केंद्र गुजरात में भी गया, कोलकाता में भी व्यापक रूप से हुआ, दांडी मार्च हुआ। किसानों ने लगान न देने का आंदोलन भी किया था बिहार, उत्तर प्रदेश में। और सरोजिनी नायडू
कमला देवी चट्टोपाध्याय, बहुत सारे नेताओं ने आगे मिलकर इसमें काम किया। हड़तालें हुई मुंबई में। पूछता है कि असहयोग आंदोलन में बिहार में क्या हुआ था। जो लगान न देने की बात की गई थी, लगान मत दो। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी के बाद भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी सक्रिय रहे वहाँ पे और आंदोलन को एक रूप देते रहे। देखो यही आंदोलन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आंदोलन के प्रभाव परिणाम क्या हुआ। तो भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की चेतना जगी, कांग्रेस का आधार मजबूत हुआ। गांधी इर्विन समझौता हुआ। पहली दफा था जब एक भारतीयों के सामने एक ब्रिटेन के राजा का अधिकारी आकर एक सम्मान के साथ समझौता करता है, बात करता है। पहली बात हुई। और ध्यान रखना, इस समझौता में राजनीतिक कैदियों की रिहाई दी गई थी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है। राजनीतिक कैदी एक होता है, देखो कैदी दो तरीका का होता है। कैदी दो तरीका का होता है। और कैदी की बात करते हैं तो एक होता है कैदी जो क्राइम करके आया है, एक होता है नो सिविल मामला में जो राजनीति के वजह से उनको वो जेल में गए। मान लो कि झंडा प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हक मांग रहे थे, इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। इसको कहते हैं राजनीति। कोई मर्डर में गया है, क्रिमिनल में गया है, उसको कहते हैं कैदी। तो भगत सिंह को इसी में डाला गया था, क्रिमिनल में। मर्डर के जुर्म में भगत सिंह, उस टाइम भगत सिंह जेल में थे, तो भगत सिंह को रिहाई नहीं मिली। और यहाँ पे सिविल मामलों में जो राजनीतिक कैदी थे उनको छूट मिली गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता की बात है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व मंच पर भारत की स्वतंत्रता की मांग को और मान्यता मिली। और हिंदू मुस्लिम एकता की कमी और सांप्रदायिकता का तनाव और भी बढ़ा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत उन लोग अंग्रेजों का नीति थी, फूट डालो शासन करो। स्थिति काफ़ी घबरा गई थी और 1934 तक आते आते तो हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन यही है, बस आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि बीपीएससी ने 65 में पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा शुरू हुआ। 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। दांडी यात्रा कितने दिनों की थी। तो 24 दिन की थी, 12 मार्च से 5 अप्रैल। ध्यान रखना, ये जो सारे क्वेश्चन है बीपीएससी पूछ रखा है पहले। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से होती है। दांडी यात्रा से होती है, याद रखना। गांधी जी ने नमक कानून किस तारीख को तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। 1931 में हुआ। ध्यान रखना ये सब 1931 को। तुम लोग को थोड़ा डेट भी क्लियर, जो मार्च है ना, मार्च 1931 तुम लोग क्लियर कर रखना, ठीक है। इस आंदोलन में अहिंसा, जन आंदोलन मॉडल, मतलब बहुत सारी घटनाएं जो थी जो देखने को मिली। देखो तो तुम लोग को बस अपने अभ्यास करो, अपने देखो तुम लोग यहाँ से पढ़ो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ो। उसके बाद से तुम PYQ देखो जो पहले से क्वेश्चन पूछा है। फिर तुम MCQ देखो, मल्टीपल चूज क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनता है, और प्रैक्टिस करो। जो प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। जितने अटेम्प्ट करोगे, मॉक लगाओगे, जितने तुम मॉक लगाओगे उतने तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो ऐसे करो। और TRE में अपना TRE में तुम्हारा एक सीट, TRE 4.0 में तुम्हारा एक सीट जो है ना फिक्स है, ठीक है। टेंशन मत लो। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, सबको बताओ कि ये यहाँ पे क्लासेस चल रही है, सबको पढ़े। और तुम्हारे लिए देखो, अभी तक मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा चुका हूँ और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और बहुत जल्द मैं हिस्ट्री कंप्लीट करने और ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगा। तुम लोग जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब पढ़ा दूँगा, देखो उस पर टेंशन नहीं है, समझे। तो तुम विश्वास करो, धैर्यता के साथ बन रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।